मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप लोग क्लास 12 होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको चैप्टर 3 की सारी वीडियोस विद न्यूमेरिकल्स डाल दी हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको सही से पढ़ना है और समझना है। सो केमिकल, यदि आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड, और आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक जरूर किया करो। आपको देखो, बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, प्रोसीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन बाय वन एक एक टॉपिक डिस्कस करते ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो काइनेटिक्स थ्योरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर, एक कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस के बेस पर, जहां पर हम मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि हम कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे, कैसा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स द केमिकल रिएक्शंस आर broadly divided in three categories। तीन टाइप की कैटेगरीज में हमारी केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया गया। वो रिएक्शन सबसे पहली जो सबसे तेजी से होती है, वेरी फास्ट इंटेंसिनियस रिएक्शन, बस एक के अंदर दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया और तुरंत हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप लैब में करते होंगे बच्चों, जब आप कोई भी एक सब्सटेंस लेते होंगे, दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करा, यदि वो रिएक्शन तुरंत हो गई, प्रोडक्ट तुरंत फॉर्म होकर मिल गया, तो वो रिएक्शन होती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन, और उसे हम कहते हैं आयनिक रिएक्शन। सो दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे ऑकर एज सून एज द रिएक्टेंट आर ब्रॉट टुगेदर, एंड जनरली दिस रिएक्शन involves ionic species and thus are known as आयनिक रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, आयन आपके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस और नो? दीज रिएक्शंस टेक अबाउट 10 to the power -14 10 to the power -16 सेकंड्स फॉर कंप्लीटेशन, और ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 की घात -14 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकंड्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1 सेकंड से भी कम टाइमिंग लेती हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने में बहुत ही मुसीबत आती है, इम्पॉसिबल होती है वो रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड मिक्स। यानी आपने सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड में किया तो रिएक्शन क्या करेगी, तुरंत रिएक्शन फॉर्म कर लेगी और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लेती है। ऐसी और एक एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम, जब आप बेरियम के सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है और बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन में बन जाता है। सो ये रिएक्शन जो बहुत इतनी फास्ट होती है कि इसमें तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म होने की कंडीशन होती है। अगली बात करते हैं सेकंड टाइप, वेरी स्लो रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन होती हैं ये फास्ट रिएक्शन से थोड़ी सी स्लो होती हैं, और इसमें जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होने हैं उसमें कुछ टाइमिंग लगता है, कुछ मंथ भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पर होती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन द बेसिस लेड एसीटेट। जब आप उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जो रिएक्शन करेंगे लेड एसीटेट की बेस पे, तो ये रिएक्शन आपकी कुछ मंथ तक चलने वाली रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म होता है मीथेनॉल। समझ में आया बच्चों? तो ये रिएक्शन जो होती है थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होती हैं रूम टेम्परेचर पर, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये थोड़ी स्लो होती हैं। और इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्लो रिएक्शन होती है जो मंथली ईयर्स तक चलती रहती है, और वो रिएक्शन वो हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस में आती है। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। सो मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है जो रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल होती हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को आप मेजर कर सकते हैं। सो इन इट इज दीज रिएक्शन विच वी आर स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स, और ऐसी ही रिएक्शंस में हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे, ना बहुत स्लो रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे, हम केवल मॉडरेट रिएक्शन में करेंगे। जैसे कि इसके नीचे एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर, ओके, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोराइड। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एवरेज रेट एंड इंस्टेंट रेट। देखिए, रेट के बारे में बात करेंगे तो रेट तो आप पता ही करते हैं, बाजार में जब जाते हैं तो किसी भी चीज का रेट पता करते हैं, और रेट पता करने के बाद उस पर करते हैं क्या, बार्गेनिंग करते हैं, ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, 5 रुपए कम कर ले, इतना कम कर दे, उतना कम कर दे। पर स्टूडेंट्स यहां भी रिएक्शंस का क्या होता है, रेट कैलकुलेट करते हैं। रेट कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें फॉर्मुलेज यूज करते हैं।
So the rate expression given so far given the average rate of the reaction over the time interval. यदि किसी भी रिएक्शन का हम रेट कैलकुलेट कर लें तो वो हमारा टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है. दिस में बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल. जो हमारी जो कंसेंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट की है चाहे वो प्रोडक्ट की है, वो चेंज होती है. और किसके बेस पर चेंज होती है? टाइम इंटरवल के बेस पर चेंज होता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉर्मूला. यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करेंगे तो RINST यानी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt या dp अपॉन dt. अब ये माइनस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए. आपको पता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. ऑब्वियसली आपको पता है. तो रिएक्टेंट क्या कर रहा है? कम हो रहा है वहां पर. प्रोडक्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो प्रोडक्ट जा रहा है प्लस में और रिएक्टेंट जा रहा है माइनस में. So we are using minus sign here with reactant and positive sign with product. क्योंकि reactant क्या हो रहा है? कम हो रहा है. प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. So that is the representation और significance of positive and negative sign. हमारी रिएक्टेंट की क्या होगी? जो कंसेंट्रेशन होगी वो कम होगी और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, ये हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. जब हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ कंसेंट्रेशन होती है उसमें हम चेंजेस देखते हैं. जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है एक इन रिएक्शन. फॉर अ रिएक्शन N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D. तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि जो पूरी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर इफेक्ट कर रहा है वो देखिए. यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं ए के तो वो आ जाएंगे 1 अपॉन n में माइनस 1 अपॉन n1 DA अपॉन dt. आपको पता है ए रिएक्टेंट इसलिए माइनस साइन. दूसरी की बात करें तो माइनस 1 अपॉन n2 dB अपॉन dt. उसके साथ भी n2 मॉलिक्यूल्स थे, वो भी रिएक्टेंट था, माइनस का साइन. अब हम पॉजिटिव की यानी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 1 अपॉन m1 dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन m2 dt अपॉन dt. सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन by the reactant on product you will show the instantaneous rate of the reaction. इससे आप क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के रेट पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बहुत सारे रेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं यानी कि उसे इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन बात करते हैं, देखिए कंसंट्रेशन. शुरू से हम बात करते ले रहे हैं. कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट स्पीसीज की जो बहुत इफेक्ट करती है. उसके बाद टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ अ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, एक्सपोजर टू द रेडिएशन. सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन क्या करेगी? आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन की हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की तो रिएक्टेंट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. क्योंकि यदि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? वो भी इंक्रीज होती है, बट वो पॉजिटिव में नहीं होती, नेगेटिव में होती है. ध्यान रखना आपको. क्योंकि रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड की बात करें तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होगी वो उस पर डिपेंड करता है. यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी तो रिएक्शन कैसे होगी? समझो जरा स्टूडेंट्स, वुड जो है वो जब बर्न होगी, जब हम माचिस की तिल्ली लगाएंगे केवल उससे ही बर्न हो जाएगी. यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या वो उसे बर्न करने में हेल्प करेगी? नहीं करेगी. तो वहां पर ऑक्सीजन भी होनी जरूरी है. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की. सो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और यदि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि हमारा जो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए ही होता है. नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट. आपको पता है कि रिएक्टेंट लेके ही चल रहे हैं. यदि रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी तो और किसके नेचर पर डिपेंड करेगी? हमारे तुम्हारे थोड़ी ना करेगी. और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके भी नेचर पर डिपेंड करेगी. जैसे कि नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए. देखिए, एक फास्ट का लिया एक स्लो का एग्जाम्पल. यहां पर क्या रिएक्शन है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्ट रिएक्शन देता है. वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है. ये एक स्लो रिएक्शन है, वो वाली फास्ट रिएक्शन थी. तो हमारे जो रिएक्टेंट है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है और कौन सी स्लो हो रही है. नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. सो स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है कि कैटलिस्ट क्या करता है? हमारी रिएक्शंस के रेट को डिपेंडेंट करता है. वो कभी कभी रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, कभी कभी रिएक्शन को स्लो कर देता है. सो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज. वो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं करता है, बस वो क्या करता है? उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है, उसे वो एक्यूरेट देता है, उसके मॉलिक्यूल्स को पूरा करता है वहां पर. ठीक है.
सो इसके बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरफेस एरिया। फिफ्थ पॉइंट सरफेस एरिया। देखिए यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो फास्टर होगी। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपको ये सब? नो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन। यदि हम रेडिएशन की बात करें तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसिडरेबली इंक्रीज होती है जब वहां पर उसके यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशन यूज होते हैं, यानी कि उसके टाइप के रेडिएशन यदि वहां यूज होता है तो वो भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है एच न्यू के। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। वी क्या है? वहां पर आपकी वैल्यू वो होती है आपकी वी होती है आपकी वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से एनर्जी, वो भी जो डिपेंडेंट करती है जो हमारे सर्टेन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप अब देख लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारे पास कोई रिएक्शन है जहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ द गिवन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज एक्सप्रेस दैट, यहाँ पर आपको एक्सप्रेस कर रहा है देखिए नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर, कंसंट्रेशन के बेस पर, वॉल्यूम के बेस पर, प्रेशर के बेस पर। यदि ए कोई रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बी बनना है तो वहां पर स्टार्टिंग में क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन हायर रहेगी, ए रहेगी, प्रोडक्ट हमारा 0 रहेगा, और वहां से जितना कम हो जाएगा उतना ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। टी टाइमिंग स्टार्टिंग में शुरू रिएक्शन थी, इनिशियल फॉर्म थी, उसके बाद टी टाइमिंग के बाद हमने डिवाइड करी है तो हम आर ए फाइंड आउट करेंगे, यानी कि रेडिकल के रेट फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई हमारी, a माइनस एक्स माइनस ए अपॉन टी माइनस 0, जो इक्वल टू हो गई माइनस एक्स अपॉन टी। यदि हम b के इंटरवल की बात करें तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, कंसंट्रेशन हो गई x, टाइमिंग था t प्लस एक्स अपॉन टी। तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ समझते हुए। तो हमने क्या करा आपके यहाँ पर, वहां पर वैल्यू आ गई आपकी माइनस आर ए, और यहाँ पर आर बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी। नेगेटिव क्या साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर जो है रेट ऑफ डिसअपीरियर है, और पॉजिटिव क्या साइन कर रहा है, डिसअपीयरिंग, रेट ऑफ अपीयरिंग शो कर रहा है। यदि a इज इक्वल टू 2b बन जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी 2x हो जाएगा। तो आर बी आर ए हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टी, आर बी इक्वल टू 2x अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बेस पर बात करेंगे तो माइनस आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स, यदि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट पर ज्यादा डिपेंडेंस होती है, और प्रोडक्ट ही उसकी जो है जो वैल्यूज है उसे चेंज करने की पावर रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव मास की। पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन नॉन एज एक्टिव मास। जो भी कंसंट्रेशन पार्ट आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं हम एक्टिव मास। समझ में आया स्टूडेंट्स? और इसे हम केस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये केस होता है, इसमें हम कंस्टेंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड को रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम एक्टिव मास कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू एन अपॉन वी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी। सो मास अपॉन वी इक्वल मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू होता है डेंसिटी के, तो आपका एक्टिव मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वही वाला फॉर्मूला है जो आपने फाइंड आउट करा था। और डी यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एम क्या होगा, कांस्टेंट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड एट कांस्टेंट टी, और एक्टिव मास इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिव मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सिंस एट अ गिवन टेम्परेचर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट आर कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड एंड सॉलिड, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, माइनस आर ए इक्वल टू आर बी अपॉन एन। किसी भी रिएक्शन के लिए देख लीजिए यहाँ पर Na1A प्लस N2B इक्वल टू N3C प्लस N4। यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर लिया सबका, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। अब एक एग्जांपल लिया मैंने, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंट रेट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, माइनस डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी आई टू अपॉन डी टी। अब 2 मॉलिक्यूल बनने HI के तो क्या हो जाएगा, 1/2 DHI अपॉन dt। इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देगा N2 और 20 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड अपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है स्टूडेंट्स, रेट एक्सप्रेशन ले लेते हैं हमने। देखिए N2 के ले लिया, H2 के ले लिया, NH3 के ले लिया। उसके बाद आपको पता है N2 की हमें वैल्यू गिवन थी, H2 की फाइंड आउट करनी है, तो तीनों इक्वल थी, वैल्यू पुट की, तो सॉल्व आउट करके आपके पास क्या वैल्यू आ गई, देखिए इधर को आ गए, तो वैल्यू आ गई आपके पास माइनस डी एच टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वहीं आप अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया ट्वाइस था इक्वल टू उसके, तो 40 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं जिनका आपको रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टर्म्स में। सो स्टूडेंट, जैसी रिएक्शन वैसी उसका रेट, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्लो लिखने हैं। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, बहुत समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गैसियस रिएक्शन 2A इज इक्वल टू 4B प्लस C। 2A था, 4B बना और C बना,
ठीक है, क्लोज वेसल में ली गई। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा टी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए बी के लिए हमें दे रखी थी 5 × 10⁻³ और टाइम चेंज दे रखा था 10 सेकंड। वैल्यू पुट करी 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया। इसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी से भी कैलकुलेट करते हैं, हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी पहले ही, तो 1/4 × 5 × 10⁻⁴। एक बात ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में तो माइनस साइन लगा सकते हैं, पर हम जब कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां पर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू आ गई 1.25 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात करें तो वहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो भी बी के इक्वल रखेंगे इसी फॉर्मूले से। तो वहां पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 5 × 10⁻⁴, सो दैट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴। नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, आपको इसे अपना आप करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन अ रिएक्शन a + 2b इज इक्वल टू 3c + d। सबसे पहले हमने क्या करा, इंस्टेंटेनियस रेट लिख दिया, a के लिए, b के लिए, c के लिए और d के लिए। अब a और b को एक साथ ले लेते हैं, फिर b और c को एक साथ ले लेंगे। इससे आपको क्या होगा, a और c की कंसंट्रेशन कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? इन न्यूमेरिकल को इसलिए साथों साथ करा रहा हूं आपको, ताकि आपको आगे रेट कैलकुलेट करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, एवरेज रेट हमने रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट कर लिया, और यहां पर दे भी रखा था कि हमारी कंसंट्रेशन चेंज कितनी दे रखी है। आपको पता है कंसंट्रेशन हम बाद वाली में से पहली वाली माइनस करते हैं। सो -1/2 a2 - a1 अपॉन t2 - t1 टाइम इंटरवल के इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। वैल्यू पुट की 5 × 10⁻³ मोल मिनट इनवर्स, क्योंकि यहां पर टाइम जो दे रखा था वो मिनट में दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए, फॉर द रिएक्शन a + 2b इज इक्वल टू ab2। अब यहां पर दोनों जुड़ गए तो रेट क्या बन गया, k ब्रैकेट a b⁻2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है b के, k की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, a की गिवन है, b की गिवन है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट निकालेंगे k a b², दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 8 × 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब a की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है फ्रॉम किससे, 0.10 मोल लीटर इनवर्स से 0.06 मोल लीटर इनवर्स पर। तो 0.05 मोल ले लेंगे a के। तो देखिए आपको पता है, यदि हमने स्टार्टिंग में a और b वैल्यू ली है, a और b के लिए, तो वहां पर x माइनस हो रहा है, a - x b - x इज इक्वल टू x। अब 1/2, क्योंकि आपकी वहां पर a के लिए क्या वैल्यू थी, 1/2 a थी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ले जा रहे थे वहां पर, तो 1/2 इंटू b। अब b की वैल्यू कितनी थी आपकी, b की जो चेंज होकर आ रही है वो 0.04 आ रही है। देखिए इधर देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना रह गया, 0.04 ही तो रिएक्ट कर रहा है। यहां पर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 0.04 है। देखिए 0.10 यहां पर 0.06 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 0.04। तो 0.04 ही रिएक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू आ गई 0.02। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू आप निकालेंगे 0.2 - 0.02 इज इक्वल टू 0.18 मोल लीटर इनवर्स। अब रेट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई विद 0.06 मल्टीप्लाई विद 0.18, तीनों की वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई करके 3.89 × 10⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 11 रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए यहां पर भी आपको क्या है, रेट ऑफ इंस्टेंटेशन यानी कि रेट रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। आप लिख देंगे कैसे इसमें इंटरकनेक्टेड है। बी और सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आप जीरो ले लेंगे, ए की पावर भी जीरो है, देखिए बी की पावर भी जीरो है। फैक्टर्स की अभी हमने बात करी, कौन कौन से फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके कौन कौन से थे, टेम्परेचर था, सरफेस एरिया था, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को और भी आगे बात करेंगे, बस यहाँ पर इतना सा समझ लीजिए कि यदि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। दैट आर जस्ट अपोजिट। उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इन दोनों के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1/2 b/2 1/2 है, तो देखिए a की 1/2 थी, b की 3/2 था, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपके पास 2, 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 2। दूसरे वाले की बात करेंगे 3/2 -1 था, दोनों को ऐड कर दिया, 0.5 आ गई। जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 15 तक, एग्जाम्पल नंबर 16 आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 15 तक आपको बिल्कुल क्लियरली करना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। फॉर एज्यूमिंग रिएक्शन x2 + 3y2 इज इक्वल टू 2x/3। यहाँ पर आपको रेट इक्वेशन लिखनी है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लिख दोगे, मॉलिक्यूल नीचे जाने हैं
और ऊपर प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट और नीचे टाइम इंटरवल dt। तो माइनस डी एक्स टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी वाई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई टू अपॉन डी टी। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 डिवाइड में आ गए, 3 थे 3 डिवाइड में आ गए, यहाँ पर 1 था तो 1 डिवाइड में आ गया। बस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y2 के लिए निकालना है। तो y2 के लिए आपने लिख ही दिया, यहाँ पर क्या करेंगे आप x की जगह आप y रख देंगे, तो dy अपॉन देखिए हमने क्या करा, आपने यहाँ पर y के लिए कैलकुलेट करिए तो y की वैल्यू आपने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो y2 के लिए जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस डी वाई अपॉन डी टी माइनस 3 ब्रैकेट डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू 3/2 डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। इस तरीके से आपने वहां पर क्या करता, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, जो उसका रेट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया वो 1 हो गया, तो वहां पर x के साथ भी 3 आ गया और एक्स वाई स्क्वायर के साथ भी 3 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद रिएक्शन, यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको बताया था कि यदि टेम्परेचर चेंज होता है यानी इंक्रीज होता है तो रिएक्शन जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनके बीच की एनर्जी बढ़ जाएगी। सो मोर नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और जब उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेगा, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसे बैरियर को आगे बढ़ जाएगा, उसे क्रॉस कर देगा। सो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। ओके क्लास, यहां तक आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अपनी कॉपी में कौन करने हैं, नोट करने हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, समझ में आने वाला है। बस क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना है। ओके क्लास, यहां तक आपको भी क्लास समझ में आई हो तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो कुछ समझ में नहीं आया तो। ओके क्लास, गुड बाय, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली, गुड बाय।